जय हिंद। आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के बारे में और इसमें देखेंगे अध्याय 8 जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ और इनके जो लेखक हैं वो है पंडित बिरजू महाराज। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं अध्याय 7 तक बहुत अच्छी तरह से, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। यदि आप इन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जा करके देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप एक एकांत जगह पे जाकर बैठ जाइए ताकि जो भी चीज़ हम यहाँ पे समझाए आप अच्छी तरह से समझ पाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेगा एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे ये जो चैप्टर है और इसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। देखिए यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज के ऊपर में हल्का सा संक्षिप्त परिचय को हम देख लेते हैं, तब जाकर ये जो की पॉइंट है इनको हम समझाएंगे। देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी हैं और इनके जो चाचा जी शंभू महाराज हैं, ये पहले से ही नृत्य करते हैं। नृत्य मतलब होता है नाच करना, डांस करना। अब ये आप मत समझ लीजिएगा कि गांव में जो शादी विवाह में वो डीजे पर जो डांस होता है, कमर हिला लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा वाला डांस नहीं है। ये एक क्लासिकल डांस है, यानी कथक डांस है। आप यदि बुक में देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पंडित बिरजू महाराज जी हैं, तो इनका देख सकते हैं कि ऐसे हाथ करके हैं, कभी ऐसे करके रहते हैं, तो ये एक कथक डांस है। तो इनके पिताजी और चाचा जी पहले से ही नृत्य करते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज घर में पैदा लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो इनके पिताजी इनको साथ में ले जाते हैं, यानी कि जब इनका उम्र 2-2.5 साल होता है तो इनको साथ में ले जाते हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम करते हैं तो इनको दिखवाते हैं। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है तो इनके पिताजी खुद पहले डांस करने से पहले इनको डांस करवाते हैं ताकि इनके अंदर में जो डर है और ये सीख पाए, वो इसीलिए पहले करवाते हैं ताकि गलत भी हो जाएगा तो हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम जाकर वहाँ पे अच्छी तरह से डांस करके जो भी दर्शक लोग हैं उनको हम फिर अच्छी तरह से डांस करके वो दिखा सकेंगे हम अपनी कला को। तो ये सिलसिला आगे चलते रहता है और इसी बीच में लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और 8 वर्ष की अवस्था में इनको पहली बार पुरस्कार मिलता है। किसको? पंडित बिरजू महाराज को। तो उस समय इनके जो पिताजी के भाई यानी कि शंभू महाराज, इनके चाचा जी जो हैं, वो कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कहने का मतलब जो इनके पिताजी हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोटे भी कहाँ कम है, इनके जो बेटे हैं वो भी कम नहीं है। तो आगे प्रश्न ऐसे करके धीरे धीरे और बनता है कि इनके गुरु कौन है। पंडित बिरजू महाराज के गुरु जो इनके पिताजी हैं और ये जो भी काम करते हैं उनको देख रेख इनकी माँ करती है, यानी कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे करना चाहिए, यानी जांच पड़ताल करने का जो काम है वो इनके माँ जी का है। इसीलिए ये अपनी माँ को जज कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज के जज कौन थे? जज तो इनके माँ जी। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? इनके पिताजी, यानी स्वयं किनके ये शागिर्द मानते थे? तो ये पिताजी के शागिर्द यानी कि शिष्य मानते थे। आगे चल करके समय कुछ ऐसे मोड़ लेता है इसके जीवन में। 9.5 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का निधन हो जाता है और इनका समय बहुत बुरा वहां से चलना शुरू हो जाता है और इसके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि ये अपने पिताजी का 10वीं और 13वीं करा सके। सोच सकते हैं, क्योंकि पिताजी जब थे तो पैसा बहुत अच्छी तरह से आया करता था और पैसा से इनका समय और इनका घर द्वार बहुत बहुत अच्छी तरह से चलता था।
लेकिन उतना भी अधिक नहीं था। लेकिन इनके पिताजी के देहांत होने के बाद इतना अधिक इनका घर की स्थिति खराब हो गया कि सोच सकते हैं कि 10वीं और 13वीं कराने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, ये बताते हैं कि उस 10 दिन के अंदर हमको पता नहीं क्या हो गया। ये खुद पंडित बिरजू महाराज कहते हैं, और पैसा कहाँ से लाए समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने किसी भी तरह से इन्होंने 2 प्रोग्राम करते हैं। उस 2 प्रोग्राम को करके इन्होंने 500 रुपया लाता है और ये अपने पिताजी का 10वीं और 13वीं करवाते हैं। ये सारा समय ऐसे ही चलते रहता, धीरे 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 बहुत अधिक मेहनत करने के बाद तब जाकर ये सफल होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। मैं जब जीतता था एकदम पूरे एकदम हिम्मत के साथ, एकदम हर हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखते थे, और मैं धीरे धीरे निखरता गया और आज देश विदेश में मेरा एकदम पूरा नाम फैल रहा है, यानी मैं पूरा प्रसिद्ध हो गया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर का जो थीम है वो किस प्रकार का है ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब चलिए हम एक एक लाइन को हम आपको समझाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जीवन और साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो इंटरव्यू कहलाता है। तो यहाँ साक्षात्कार ये चैप्टर है। तो यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म होता है वो कब होता है? 4 फरवरी 1993 ईस्वी में। कहाँ होता है? यूपी के लखनऊ जिला में। और ये अपने कह सकते हैं घर का ये आखिरी संतान था। और इनका जो जन्म होता है लखनऊ घराने के वंशज, और ये 7वीं पीढ़ी के थे। किस घराने के थे? तो लखनऊ घराने के, और ये अपने 7वीं पीढ़ी का ये लड़का था। इनको 3 बहन थी। इनको पंडित बिरजू महाराज को 3 बहन थी। जो सबसे छोटी बहन थी वो 8 वर्ष इनसे बड़ी थी। मतलब पंडित बिरजू महाराज से 8 वर्ष क्या थे? बड़ी थी। और इनसे जो सबसे बड़ी बहन थी पंडित बिरजू महाराज से, वो इनसे 15 वर्ष बड़ी थी। मतलब इनके जन्म से पहले ही 15 साल पहले इनके बड़ी बहन का जन्म हो गया था। इनके पिताजी जो हैं वो लखनऊ में कितने वर्ष रहे थे? तो 22 वर्ष तक रहे थे। मतलब इनका संबंध लखनऊ और यहाँ रामपुर से भी है। लखनऊ और रामपुर से। इनकी बहन का जो जन्म हुआ कहाँ पे हुआ? रामपुर में हुआ। रामपुर, ये यूपी का रामपुर के बारे में बात कर रहे हैं। और इस लड़का का यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। इनके पिताजी लखनऊ में कितने वर्ष तक रहे थे? 22 वर्ष तक रहे थे। कहा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज कथक में इतने रम गए थे, इतने रम गए थे। मतलब कथक अगर कोई बोले तो पंडित बिरजू महाराज बोले तो कथक नजर आता है। जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र क्लास 10 के हैं, अगर हम बोल दे धोनी जी तो धोनी जी मतलब क्रिकेट मतलब धोनी जी। अगर मुकेश अंबानी बोल दे तो भारत का करोड़पति मतलब भारत का मुकेश अंबानी। प्रधानमंत्री अभी बोल दे तो नरेंद्र मोदी बोल दे तो प्रधानमंत्री। तो ठीक इस प्रकार से जो पंडित बिरजू महाराज जी थे वो कथक में इतने अधिक रम गए थे। उनका मतलब कि कथक अगर कोई कहे तो मतलब पंडित बिरजू महाराज का नजर आता था। पंडित बिरजू महाराज बोले तो वो कथक वाला वो डांस नजर आता था, वो नृत्य नजर आता था। इसीलिए कहा जाता है कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची थे। पर्यायवाची मतलब होता उल्टा। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ पे कथक बोले तो पंडित बिरजू महाराज बोले तो कथक नृत्य का याद आता था। आगे यहाँ पे करा इनका जो शरीर का जो आकार था वो था दोहरा बदन। देखिए दोहरा बदन मतलब होता मोटे थे,
मतलब ना होते, एक होता पतला एक होता मोटा। कहते हैं ना कि तुमको 2 गो साट देंगे अकेले होगा, उनको फाड़ेंगे तो तुम्हारे जैसा 2 ठो 3 ठो होगा। तो दोहरा बदन, हल्का ये मोटे कद के थे। इनके बाद इनका जो कह सकते हैं आगे, ये मोझला कद था। मोझला मतलब मीडियम कद था, ये ना लंबे थे ना अधिक नाटे थे, मतलब मीडियम कद के थे। तो आप इस को किताब में देख भी सकते हैं। यहाँ पे कह रहा कि इसके चेहरे पर चेचक थे, चेचक के हल्के दाग थे। इनके बाद इनका बड़ा आंख वाला, ये इनका आंख भी बड़ा बड़ा था, है ना। इनके बाद ढीला ढाला ये व्यक्ति थे, इनका शरीर बहुत अधिक ढीला ढाला था, लप लप करते रहता था, उन्हीं को कहते हैं ढीला ढाला। इनके बाद ये शौकीन थे। शौकीन मतलब होता है कि इनको कुछ बजाने का मन रहता था। ये गिटार बजाते थे, सितार बजाते थे, ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाता था ये। इनके बाद कह रहा है कि महाराज का, महाराज मतलब कौन, पंडित बिरजू महाराज। अच्छी तरह से समझ लीजिए कौन है, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। क्या, इंटरव्यू किसने लिए थे, किसने, रश्मि वाजपेयी। कौन लिए थे, रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी कौन थी, तो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या। कौन थी, पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। आगे कह रहा है कि महाराज के साथ चाचा, चाचा जी का नाम क्या है, शंभू महाराज। देखिए इनके माँ जी का और इनके पिताजी का नाम नहीं दिया गया, इनके चाचा जी का नाम दिया गया है। तो कह रहा है कि महाराज के साथ चाचा शंभू और पिताजी दोनों साथ साथ नृत्य करते थे, नाचते थे। आगे कह रहा कि जब ये नृत्य करते थे तो एक दिन नृत्य में इन्होंने अपने 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया। तो इसमें इनके चाचा जी बोले कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब बड़ा मियाँ तो पहले से बहुत अधिक प्रसिद्ध है ये है, लेकिन छोटा भी कहाँ कम है। तो इस बात को सुन करके पंडित बिरजू महाराज बहुत खुश हुए कि मेरे चाचा जी मेरा प्रशंसा कर रहा है, समझे। अब आगे कह रहा है कि तालीम प्राप्त किया था। तालीम मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना। किससे, अपने पिताजी से। तो पंडित बिरजू महाराज शिक्षा किससे प्राप्त किए थे, अपने पिताजी से प्राप्त किए थे। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हैं कि 8 वर्ष में पहली बार इसको पुरस्कार मिल गया था। किसको, पंडित बिरजू महाराज को। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि स्वयं को पिताजी के शागिर्द मानते थे। शागिर्द मतलब ये खुद पिताजी के शिष्य मानते थे कि मैं अपने पिताजी का शिष्य हूँ और पिताजी मेरे क्या हैं, गुरु हैं। क्या है, गुरु है। और इनकी माँ जो थी वो जज थी, मतलब ये अपने माँ को क्या मानते थे, जज मानते थे। मतलब कहीं भी किसी भी तरह का काम करते थी, और सॉरी थी नहीं था, जब ये काम कोई भी करता था तो इनकी माँ देख रेख करती रहती थी, ये सही है बाबू वो गलत है। तो कोई भी जब काम नृत्य उरित करते थे इनके पिताजी उतना ध्यान नहीं देते थे। जब पंडित बिरजू महाराज जी के माँ जी जब कह देते थे कि सुनिए ना जी, देख लीजिए लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, तो इनके पिताजी देखते थे, इसीलिए अपने माँ जी को ये जज कहते हैं। अब देखिए कुछ परंपरा होता है, जैसे आप कहीं पढ़ते हैं तो दक्षिणा के रूप में कुछ देते हैं, जैसे कि रुपया देते हैं, 500 रुपया, कहीं 1000 रुपया देते होंगे। लेकिन आप सोचिए 500 रुपया आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा दे दिए, बहुत ज्यादा पैसा दे दिए। ऐ महाराज सुनिए, आपके खेत में जो लेबर जाता है, जो जन जाता है, जो लोग जाते काम करने के लिए, 2 से 3 घंटा 4 घंटा में वो 200 रुपया ले लेता है कि नहीं है। एक टाइम खाना खा लेता है। अब वो आर्य पे, मेयर पे ही खड़ा होकर बोलता पैसा दीजिए। एक शिक्षक बोलिए 30 दिन भुगते रहता, भुगते रहता, भुगते रहता है। अगर देखिए 30 दिन मतलब 30 घंटा, 2 घंटा पढ़ा रहा एक दिन में, मतलब 60 घंटा, तब आपसे उम्मीद रखता 500 रुपया। अब वो भी आपको देने में परेशानी होता, तो कहते इतना टका ले लेगा, कितना टका। हे महाराज,
आप अपने मम्मी जी को कहिए, पापा जी को कहिए कि आपके लिए जो घर बनाया जा रहा है, आपके लिए जमीन खरीदा जो जा रहा है, यदि आप लायक के नहीं होंगे तो बोलिए जमीन बेच कर न खाइएगा। आपका घर चमक रहा, कारण क्या है? इन्वेस्ट किया गया घर पे। आप कब चमकिएगा? जब आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन बहुत गार्जियन ऐसे है, कहेगा हमारा बेटा बेटी को पढ़ाने में पैसा खर्चा हो रहा, हम गरीब थे इसीलिए बेटा को नहीं पढ़ा पाए। वो कभी नहीं कहेंगे हम गरीब थे हम शराब पीना छोड़ दे, हम गरीब थे हम एकदम 3 टाइम नहीं खा पाए 2 टाइम खा रहे। नहीं, 3 टाइम के बदले 5 टाइम खाएंगे। हम गरीब नहीं, हम दारू पिएंगे, औकात वाला बड़का बड़का बात बोलेंगे। अब बच्चा को पढ़ाने के समय हम गरीब बन जाएंगे, है कि नहीं है? और कोई मेहमान आए तो एकदम बड़ा बड़ा बात बोलेंगे कि है क्या बताएंगे। 100 टका तो पढ़ाने में ही लग जाता है। ये थोड़ा शर्म करिए। 500 रुपया नहीं होता है, 1000 रुपया नहीं होता। झूठ मत बोलिए, शिक्षा है, इनको थोड़ा सम्मान दीजिए। तो यहाँ पे गुरु दक्षिणा के रूप में सॉरी, इसके लिए जो हकीकत बात है हम वही बात बोले हैं, समझे? ये आपको नहीं कह रहा, समाज की स्थिति यही है। शुरू से लेकर अंत तक सबको बेहतर चाहिए, लेकिन बेहतर का जो मूल्य होता है वो चुकाने के लिए नहीं चाहते हैं। उनको ज्यादा लग जाता है, 5,000 6,000 10,000 एक साल में लगता है उनका एकदम आत्मा शरीर से निकाल लिए हैं। कोई गार्जियन ऐसे कहता है सर बहुते फोन करते रहते हैं, है बार बार फोने करते रहते हैं। ऐसे सर पढ़ा रहे हैं, मेरा एक ही इनकम है इसीलिए तो यहाँ पे सोचिए, गुरु इनके पिताजी हैं। मेरी बात बुरी लगी होगी लेकिन आप माफ करिएगा, क्षमा करिएगा। तो इनके पिताजी इनको गंडा बंधा था। गंडा मतलब होता है कि गुरु दक्षिणा मांगे थे, तो ये बोले कि पापा जी पिताजी आप हमको गंडा बन दीजिए। गंडा मतलब ये होता है कि जब बच्चा कुछ सीख लेता है तो प्रमाण के रूप में कुछ चाहिए। जैसे कि आप पंडित बिरजू महाराज जी को अगर देखते होंगे यहाँ पे नृत्य करते हुए, तो उनके कमर में एक गमछा बंधा हुआ, तौलिया। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है? तौलिया है ना, है ना? ये तौलिया अगर इस गमछा को अगर हमारे गुरु जी यहाँ पे बांध देंगे, ऐसे आपको दिखाई देता होगा ना, ऐसे, तो इसी को हम गंडा बोलेंगे। और ऐसे नृत्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे नृत्य करेंगे, समझे? इसी को हम लोग कहते हैं गंडा। क्या कहते हैं? गंडा। तो यहाँ पे गंडा बंधे थे कौन? इनके पिताजी। किसको? पंडित बिरजू महाराज को। तो गंडा किसने बंधा था? तो इनके पिताजी। इसके बदले में ये दक्षिणा लिए थे, बोले देखो बाबू, हम तुम्हारे पिताजी जरूर हैं, लेकिन शिक्षा कभी फ्री में नहीं दिया जाता है, तुमको प्रमाण दे रहे हैं, ये पैसा तुम हमको बदले में दोगे 500 रुपए, तब हम तुमको गंडा बांधेंगे। तो बेचारा फंस गया, बोले देखो देखो ये पैसा हम तुमको नहीं देंगे 500 रुपया, तुम कमाओ, है ना? क्योंकि गुरु हम हैं, अब हम तुम्हारे पिताजी का फर्ज नहीं निभाएंगे, हम तुम्हारे इस समय गुरु जी का फर्ज निभाएंगे। तो इसके लिए तुमको रुपया कमाना पड़ेगा, समझे? तो रुपया जब कमाना पड़ेगा तो ये बच्चा सोचने लगा रुपया कमाएंगे कैसे। तो इन्होंने 2 प्रोग्राम किया। कितना प्रोग्राम किया? किसी भी तरह से इन्होंने 2 प्रोग्राम किया, और 2 प्रोग्राम को करके इन्होंने 500 रुपया कमाया, तब जाकर अपने पिताजी को दिए, और इनके पिताजी इनको गंडा बांध दिए। साथ साथ इनके जो मित्र थे उनको भी बांध दिए थे। अब आगे इसके जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है कि यहाँ से इसका जीवन तहस नहस हो जाता है। 9.5 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और इनके पिताजी का जो आखिरी प्रोग्राम है इनके साथ में वो मैनपुरी में होता है। अब देखिए निधन क्यों हो जाता है? कहा जाता है कि जब इनके पिताजी नृत्य करने के लिए गए थे आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में, यहीं पर इनको लूह लग गया था। लू मतलब होता है गर्मी, एकदम एकदम भयानक लेवल का जो गर्मी होता है ना। जब आप मकई तोड़ते होंगे तो आप ठंडा में बैठ करके अगर आप धूप की ओर देखे होंगे तो ऐसे ऐसे होता होगा, करंट की तरह ऐसे ऐसे, वही लू है। क्या है? वही लू है। और यही लू लग गया था इसके पिताजी को।
और इसके पिताजी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने दुख और सुख दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे। किसी भी तरह का दुख हो, ये इनके पिताजी किसी के साथ शेयर ही नहीं करते थे। तो बहुत अच्छी वाली बात भी, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इनका कहना था कि पिताजी हमारे वो दुख किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, इसीलिए इनका क्या हो गया, लू लगने के कारण इसका मृत्यु हो गया। अब यही चीज हम लिखे हैं कि पिताजी का 10वीं और 13वीं कराने के लिए इसके पास क्या नहीं था, बबुआ, पैसा नहीं था। फिर कहते हैं बाबू ना भैया सबसे बड़ा है रुपया, कोई चेहरा देख करके आपसे औकात नहीं देखेगा, चेहरा कुछ समझ लीजिए, पैसा। देखिए आपके साथ पैसा ऊपर तक नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जब तक आपके पास में पैसा है वो आपको नीचे भी गिरने नहीं देंगे, समझे। तो ये पैसा इसके पास नहीं था, अब ये करे तो करे क्या। इसके लिए इन्होंने 2 प्रोग्राम फिर से किसी भी तरह से 10 दिन के अंदर किया था। लड़का सोचिए, मुखाग्नि दिया था ये। अब वो कहा जाता है कि जो मुखाग्नि देता है वो घर से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन इसके पास दाने दाने के लिए किल्लत था, ये 1 रुपया तक नहीं था, पैसा था। लेकिन इनका कहना था कि इसके पिताजी जो थे ना, जब किसी से 100 रुपया लेते थे उनको कहते थे कोई दिक्कत नहीं, तुम हमको 100 दो, हम तुमको 200 देंगे, तुमको 300 दे देंगे। तो इतना भी दानवान भी नहीं बन जाना है, समझे। तो लेकिन इनके पिताजी अपने बच्चे को गुण देकर गए थे, तो उस गुण के वजह से 2 प्रोग्राम किए, 500 रुपया कमाया और 10वीं और 13वीं कराया, 10वीं और 13वीं कराया। अब देखिए आपके मन में, सर जी चाचा जी तो थे, है सर, कोई चाचा ऊंचा नहीं होते हैं, सब चाचा समान नहीं होते हैं, समझे। तो इनके चाचा जी से बहुत नफरत करते थे। ये इंटरव्यू में कहे कि देखिए जब हमारे पापा जी जीवित थे ना, तो तभी से हमारी दादी जी अलग खाना बनाती थी, पापा जी अलग खाना बनाते थे, चाचा जी अलग खाना बनाते थे, मतलब सबका रसोई अलग था, सब अलग अलग खाते थे, समझे। तो इनके पिताजी के मरने के बाद इनके चाचा जी एकदम पूरे एकदम इनसे दुश्मनी वैर करने लगे। लड़का की उम्र कितना है, 9.5 साल। कितना उम्र है, 9.5 साल। और इनके चाचा जी अब इससे क्या करने लगे, नफरत करने लगे। अब ये क्या करने लगा कि इन्होंने नृतक मतलब नाच सिखाने लगा। कौन, ये लड़का जिसका नाम क्या है, पंडित बिरजू महाराज। क्या नाम है, पंडित बिरजू महाराज नृतक सिखाने लगा, और इनके चाचा भी सिखाने लगे थे, सिखाते थे पहले से। तो दोनों के बीच क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। आप गांव में देखिएगा, हम कतनों बढ़िया बोल देंगे ना, तो कम उम्र वाले लड़कों के पास कोई जल्दी भेजबे नहीं करेगा, बोला है वो पढ़ाएगा क्या, कल का छोड़ा कुछ पढ़ाएगा है, इधर खेलेगा उधर जाएगा, उधर खेलेगा इधर आएगा। और वहीं अगर बात करें जो बहुत पहले से पढ़ा रहे, जिसके उम्र ज़्यादा है, तो कोई भी लोग देखिएगा कि अगर देखिए इसके पास तजुर्बा ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके पास बच्चा जाएगा, चाहे वो बढ़िया पढ़ाए या न पढ़ाए। तो यहाँ पे इनके चाचा जी से बहुत अधिक क्या चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था। अब इनके पास इसमें से देखिए गांव का सब आदमी वैसे नहीं होता, 1-2 व्यक्ति होंगे जो आपकी सपोर्ट करेंगे। तो एक लड़की थी रश्मि, देखिए ये रश्मि अलग है, जो इनसे साक्षात्कार ले रहे हैं, तो एक ही नाम के अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो रश्मि नाम की लड़की गांव में थी, जो पंडित बिरजू महाराज के पास आती थी नृत्य सीखने के लिए। हम कह रहे हैं भैया समझ लीजिए, हड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझे। तो इसीलिए समझ लीजिए, पंडित बिरजू महाराज के पास नृत्य सीखने के लिए आते थे। तो पंडित बिरजू महाराज सोचने लगे कि चाचा जी के पास कितना है, ढेर के बच्चा था सीखने के लिए, अब मेरा भी उम्र कहाँ ज़्यादा है, 14-15 साल का अब लड़का, मतलब 10 वर्ष 10, 11, 12 वर्ष, और नृत्य सीखने के लिए आए तो एकदम मोच वाला, और बड़ी बड़ी लड़कियां आए। तो ये भी एक शर्म की बात है, लेकिन कला में इसकी कमी नहीं है। कला मतलब गुण,
भरपूर गुण है। जैसे हम ही पढ़ाना शुरू किए तो कम मेरा यहाँ पे शिकायत हुआ, कल का छोरा पढ़ा पाएगा। तो हम अपने घर से पढ़ाना शुरू किए। दो मेरी घर की थी और बाहर के एक दो आते थे। धीरे धीरे अभी आप लोग आते हैं तो अभी वही जो 30-35 बच्चे अभी भी हैं। तो तीसरा साल चल रहा, लेकिन अपना मेहनत लगाओ है। तो इन्होंने पंडित बिरजू महाराज ने इसी पर बहुत अधिक ध्यान दिए। इनका मानना था कि चलिए एक ही ठो है, इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं और यही अच्छी करेगी तो इसके माध्यम से बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे। तो ये जाकर गांव में प्रचार कर दिया है, वो पढ़ाते बहुत बढ़िया, चलिए इसी के पास। तो धीरे 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 इनके चाचा जी से जो बच्चा था वो पंडित बिरजू महाराज जी के पास आने लगे। आगे कह रहा कि इन्होंने बाद में ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किए, क्योंकि एक ही बच्चा है, रश्मि नाम की लड़की, और एक बच्चा पता है पैसा देते हैं, आप ही के पास जाते हैं तो आप ही कहते हैं कै ठो बच्चा पढ़ा रहे हैं, बोले 30 ठो, आधा कर दीजिएगा 15,000। और आप बताइए, आप महीना महीना पैसा देते हैं? आपको तो ये सोचना चाहिए कि 30 दिन पढ़ाते हैं और पानी से लेते हैं, सर पहले ले लीजिए ना। अगर पढ़ा ही रहे, आप बताइए जमीन जायदाद रहे ना रहे, लेकिन अगर आपके बच्चे के पास किसी भी तरह का काला आ जाए, कहीं भी बैठ के कमा कर खा सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे के पास काला नहीं रहेगा, अब बताइए उसके लिए आप घर बना दीजिए, जमीन ले लीजिए, बच्चा के पास नॉलेज ही नहीं रहेगा, वो जमीन बेच बेच कर खाएगा कि नहीं खाएगा। लेकिन बच्चा अगर पढ़ा लिखल रहेगा तो खुद जाकर कहीं भी कमा करके घर बना सकता है। समझे, दुख समझिए किसी का मेहनत करते हैं, समझे। तो यहाँ पे इसीलिए जो पंडित बिरजू महाराज हैं, इन्होंने सीताराम बांग्ला को पढ़ाना शुरू किया। मतलब कि ये डांस सिखाते थे और सीताराम जो बांग्ला थे ये पंडित बिरजू महाराज को पढ़ा देते थे। बहुत अच्छा वाली बात है कि मतलब मेरे पास दाल है, आपके पास भात है, तो आप हमको भात दे दीजिए, हम आपको दाल दे देंगे, दोनों आदमी मिलकर पेट भर के खा लेंगे। वही बात यहाँ पे है, सीताराम बांग्ला को पंडित बिरजू महाराज डांस सिखा देते थे और सीताराम बांग्ला पंडित बिरजू महाराज को पढ़ा देते थे। अब देखिए यहाँ सिलसिला चलते रहता है। इनके बाद ये एक जगह ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए जाते हैं आर्या नगर में, और वहां पे 50 रुपया होता था। अब इनका जीवन इतना कष्ट था, 3-4 किलोमीटर आता जाता था, ये बेचारा पैदले जाता था, क्योंकि गाड़ी लेगा तो 5-10 रुपया देना पड़ता था, और रोज आना जाना आधा पैसा उसी में खर्च हो जाता। तो इन्होंने पैदल आना जाना शुरू किया, और अगर 1-2-3 दिन अब्सेंट कर दे वो भी पैसा इसका काट लिया जाता था। आगे इन्होंने क्या हुआ कि 14 वर्ष की आयु में इन्होंने संगीत भारतीय एकेडमी को ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पे इनको 250 रुपया देना शुरू किया। लेकिन इनके मन के लायक ये काम नहीं होता था, वहाँ पे बैठल रहता था, रियाज बहुत अच्छी तरह से करता था। ये तबला वहीं बजाता था, इनके बाद ये गिटार बजाता था, सितार बजाता था, हारमोनियम बजाता था। सुबह 4 बजे जग कर ये हारमोनियम एकदम पूरे एकदम रियाज करते रहता था। लेकिन कुछ दिन के बाद ही इनको छोड़ दिए। आगे कह रहा कि इनके बाद कोलकाता के डांस ऑडियंस के बाद वहां कोलकाता में गए और लोग मजाक उड़ा है, कल का छोरा आया क्या करेगा है महाराज। पहले उसको गुण तो देखिए ना, उम्र से कुछ नहीं होता है, गुण से होता है, बताने का तरीका होता है, आपके लैंग्वेज से होता है। तो और यहाँ पे हुआ क्या कि जब लड़का गया पंडित बिरजू महाराज कोलकाता के डांस ऑडियंस के पास इस तरह से डांस किया कि इसके बाद इन्होंने क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। अब इनका एकदम कम उम्र का लड़का पूरे वहां पे जितने सारे पत्रकार थे इनसे एकदम पूरे फोटो खिंचवाने लगे, इनके बारे में लिखने लगे और इसके बारे में बहुत चीज बताने लगे, और इन्होंने वहां से अपना जीवन की एक अलग रास्ता शुरुआत करता है। अब इसके पास पैसा आने लगता है और देश विदेश में नाम होने लगता है। अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, अलग अलग देश जाते हैं, बहुत अधिक टूर पे जाते हैं। तो विदेश में भी ये जाकर नृत्य करना शुरू कर जाते हैं,
करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी माँ इनको 18 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी माँ को डर है कि इनके पिताजी तो चले गए, अब अगर हम भी बीच में चले जाएंगे तो लड़का का शादी करके कौन देगा, इसीलिए कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया जाता है, जो ये सही नहीं मानता है। इनका कहना कि 18 वर्ष में जो विवाह है ये सही विवाह नहीं है। इस समय लड़का अपना कोई नया काम शुरू करता है, लेकिन फिर भी इनका हो गया, चलिए ये भटकने से बच गया। आगे कह रहा कि इनके शागिर्द कौन थे, तो शाश्वती थी। मतलब शागिर्द मतलब इनके शिष्य, इनके मतलब किनके, पंडित बिरजू महाराज के शिष्य कौन थे, शाश्वती। और पंडित बिरजू महाराज किसके शिष्य थे, अपने पिताजी के शिष्य थे। तो ये जो साक्षात्कार है यही इसका सारा सारांश है। अगर आप बुक पढ़ेंगे शायद आपको ये समझ में आए कि ना आए, लेकिन उम्मीद करते हैं जो हम आपको समझाए हैं ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इनके जो सब्जेक्टिव प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप बने हुए हैं तो मेरे बताने का जो तरीका है, जो समझाने का तरीका है, यदि कहीं भी आपको समस्या हुई है या दिक्कत हुआ है तो वो राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने जो भी कमी है उनको सुधार पाए और बेहतर कर पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा और सेशन को भी लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, ताकि आपके लिए और अच्छी तरह से बेस्ट क्वालिटी का हर चीज़ कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के।